संडे हो या मंडे, सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। अब उसमें चाहे कोई यूट्यूब पर इस तरह का एक्सप्लेनर वीडियो देखें या गूगल पर कोई लेटेस्ट न्यूज़, और चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलकर रील्स देखना शुरू कर दें। फिर थोड़ी देर में आपके एंड्रॉयड या एप्पल के फ़ोन पर मैसेज आता है कि आपका अमेज़ॉन का पार्सल डिलीवरी के लिए निकल चुका है। ये पार्सल आपके कोई चाय, कॉफ़ी और नमक से लगाकर एयर कंडीशनर तक जो भी हो। कैसा लगेगा अगर अब मैं ये कहूँ कि आपने सुबह उठते ही जिन 8-10 कंपनियों से इंटरेक्ट किया है, वो सारी कंपनीज एक ही कंपनी से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। जब दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों की बात आती है तो हमेशा वही चुनिंदा चेहरे सामने आते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वो ऐसा गेम बिछा के बैठे हैं कि उनका नाम कभी भी लाइमलाइट में आता ही नहीं है, ताकि उन पर कभी अटेंशन जाए ही नहीं। रिसेशन, इन्फ्लेशन, कोविड जो भी आ जाए, ये लोग हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया के बड़े से बड़े जायंट फर्म्स ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकल डिसीजंस को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। कहा जाता है कि इसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, लेकिन अगर ऐसी कोई ताकत है वर्ल्ड में तो क्यों इसका नाम हर कोई नहीं जानता? वो भी इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी नहीं चाहती कि उनके बारे में सब जाने। खमागणी एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम इसी हिडन वर्ल्ड पावर के बारे में बात करेंगे। ब्लैक रॉक अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बेस्ड दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। अब ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके मालिक का नाम है लैरी फिंक। इस कंपनी के पास दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज के शेयर्स और एक अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं। फिगर्स में अगर बात करूं तो ये अमाउंट है करीब $9 ट्रिलियन, इंडियन करेंसी में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इंडियन जीडीपी है करीब $3 ट्रिलियन और इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन 140 करोड़ लोगों की मेहनत से 365 दिन में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होते हैं हमारे पूरे देश में, उसकी वैल्यू से भी 3 गुना ज्यादा पैसा ये एक कंपनी संभालती है। यूएस और चाइना के अलावा इस दुनिया की हर कंपनी के जीडीपी से ज्यादा पैसा ब्लैक रॉक ने संभाल रखा है। अब क्या है ये ब्लैक रॉक कंपनी और कौन है लैरी फिंक, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लैरी फिंक एक यूएस सिटीजन है जिन्होंने 1988 में 7 और को फाउंडर्स के साथ ब्लैक रॉक नाम की कंपनी बनाई, जो इनिशियली एक ब्लैक स्टोन ग्रुप नाम की कंपनी का पार्ट थी, जिससे फिर ये 1994 में अलग हुए और फाइनली 1999 में ब्लैक रॉक एक पब्लिक कंपनी बन गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या बिजनेस कर रही है ये कंपनी कि इनके पास इस लेवल का पैसा है? आपको पेंशन फंड्स तो पता है, हमारी सैलरी से पेंशन हर महीने कटता है। अब ये पैसा तो सरकार के पास इकट्ठा होता रहता है, लेकिन हमें तो 25-30 साल बाद जाकर मिलेगा। तो इतने सालों तक करोड़ों लोगों का जो इतना सारा पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता रहता है, आखिर उसका सरकार करती क्या है? इस पैसे को वैसे के वैसे तो बढ़ा नहीं रख सकते, इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं तो इस पैसे को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को दिया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। उन्हीं कंपनीज में से सबसे बड़ा प्लेयर है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक इस पैसे को संभालता है, आगे इन्वेस्टमेंट करता है और अच्छे रिटर्न्स भी दे देता है। और सिर्फ पेंशन स्कीम्स ही नहीं, ऐसे और भी कितने ही स्कीम्स हैं, डिफेंस, एजुकेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ और न जाने क्या क्या। इनका टोटल पैसा कितना होगा ये इमेजिन भी कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये सब काम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में ऐसे और भी कई सारी कंट्रीज और उनके कई सारे फंड्स, सब में ब्लैक रॉक ही मेन प्लेयर है जो इनका पैसा संभाल रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ब्लैक रॉक के अलावा 2 और कंपनीज भी हैं जो ऑलमोस्ट इसी लेवल पर हैं, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ब्लैक रॉक पर फोकस करेंगे क्योंकि मोटा भाई ने इनसे हाथ मिला लिया है। अब पूरी दुनिया का इतना सारा पैसा लेकर उसका ब्लैक रॉक आखिर करती क्या है? ऐसा है कि ब्लैक रॉक ने सब बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं। आप सब बड़ी कंपनीज को गूगल पर सर्च करके उनकी शेयर होल्डर्स की लिस्ट खुद से देख लो, उन सब में ब्लैक रॉक का हिस्सा है। और हिस्सा भी छोटा मोटा नहीं है, हर कंपनी में देख लो टॉप 3 शेयर होल्डर्स कौन है, हर बार वही सेम नाम, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट। एप्पल में ब्लैक रॉक का 6.65% का शेयर है। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसमें 6.19%, वीजा में 7.9%। इस लिस्ट को ध्यान से देख लो, शेयर्स कितने अलग अलग इंडस्ट्रीज की टॉप कंपनीज में हैं और कितने ज्यादा शेयर्स हैं, हर जगह इनका हिस्सा है। तो साफ बात यह है कि हर बड़े देश में, हर इंडस्ट्री में, हर स्कीम में ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस है और अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। हर बड़ी इंडस्ट्री जैसे ऑयल, फार्मा, ट्रांसपोर्ट, फूड, फाइनेंस, सब में इनके शेयर्स हैं और हर कॉन्टिनेंट में हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री में है। हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें मोस्ट लाइकली कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का स्टेक है। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, एयरप्लेन्स, मोबाइल फोन्स, हर जगह ब्लैक रॉक का हिस्सा और इन्फ्लुएंस दोनों है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पावरफुल कंपनी, लेकिन क्यों इसके बारे में इतना नहीं सुना किसी ने, न्यूज़ में भी कभी इतना नहीं आता इसके बारे में?
आपको बता दूं कि बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल्स में भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कंपनी न्यूज़ को कितना मैनिपुलेट कर सकती है। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, कई बड़ी कंपनीज, बैंक्स वगैरह बर्बाद हो गए थे, लेकिन ब्लैक रॉक फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। उस दौरान यूएस गवर्नमेंट ने काफ़ी कंपनीज को डूबने से बचाया था इसी ब्लैक रॉक की मदद से। लैरी फिंक पहले ही सुपर रिच तो था ही, लेकिन इसके बाद सुपर पावरफुल भी बन गया पॉलिटिकल वर्ल्ड में। अब ये यूएस गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील कर रहा था। कोविड के दौरान फिर से यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक की ही मदद ली थी फाइनेंशियल नुकसान को हैंडल करने के लिए। जैसा कि कहा जाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर से तो ब्लैक रॉक ने अपनी इमेज बहुत साफ सुथरी रखी हुई है। इतनी बड़ी कंपनी को ऑब्वियसली सफाई देनी होती है इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर। आज से 100 साल पहले शायद कंपनीज को इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आजकल लोग जागरूक हैं और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को लेकर बहुत सीरियस हैं। इसलिए कंपनीज इस तरह के मैटर्स को एटलीस्ट ऑन पेपर तो इग्नोर नहीं कर सकती। और यहीं पर ब्लैक रॉक का दोगलापन सामने आता है। एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग, मतलब एक गलत और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने रखना, जिसमें यह दिखाया जाए कि ये कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसके काम करने के तरीके से पर्यावरण पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ब्लैक रॉक ने कुछ इस तरह खुद को ग्रीन वॉश किया हुआ है। बाहर से एक बहुत ही इको फ्रेंडली, सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। 2004 से एक ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इंटीग्रेशन नाम की रेटिंग या स्कोरिंग एग्जिस्ट करती है कंपनीज की इमेज को लेकर। इसमें यह है कि कंपनीज को किसी सोशल कॉज के लिए भी काम करना चाहिए और एनवायरमेंट पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ना चाहिए। और इन कंपनीज को फिर ESG स्कोर या रेटिंग मिलेगी बेस्ड ऑन कि वो कंपनीज कितनी सो कॉल्ड ग्रीन है। मतलब जिस कंपनी का काम, उसकी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह जितने ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, जितने इस दुनिया को बेटर बनाने का काम कर रहे होंगे, उतना ही उस कंपनी का ESG स्कोर हाई होगा। ब्लैक रॉक जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए इस तरह की ESG रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन कंपनीज का ESG स्कोर हाई होता है, उनकी रेप्यूटेशन भी हाई हो जाती है और इसी वजह से और भी कंपनीज अब ग्रीन वॉशिंग में लगी हुई हैं। काम चाहे जो भी करते हो, पर दिखना ऐसा चाहिए कि ये इको फ्रेंडली है और क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ रहे हैं। ब्लैक रॉक वैसे तो ESG को बार बार प्रमोट करता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल सेक्टर में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स इसी कंपनी के हैं। ब्लैक रॉक की तरह बाकी दोनों जायंट्स वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट भी दबाकर ग्रीन वॉशिंग में लगे हुए हैं। ब्लैक रॉक ने अमेरिका में आए दिन होते गन वायलेंस के खिलाफ भी काफी बार भाषण दिए हैं, लेकिन गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी ब्लैक रॉक के काफी बड़े स्टेक्स हैं। ब्लैक रॉक के US एरोस्पेस एंड डिफेंस फंड ने दुनिया भर के वेपन कॉन्ट्रैक्टर्स में कई अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस तरह से ब्लैक रॉक इन कंपनीज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है US से कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर दुनिया भर में वॉर्स करने के लिए। वो कैसे? वेल, ये वेपन्स उन देशों को बेचे जाते हैं जहां पर ऑलरेडी टेंस सिचुएशंस है, जैसे मिडिल ईस्ट। अरब कंट्रीज खुद तो मैन्युफैक्चर करते नहीं है इतने हथियार, तो उनको ये बेचता कौन है? US। और उसके पीछे एक्चुअली पैसा कहां से आ रहा है? ब्लैक रॉक से। इस कंपनी की प्रेजेंस चाइना जैसे देश में भी है, जो फॉरेन कंपनीज को इतनी आसानी से नहीं आने देते अपने देश में एसेट मैनेजमेंट के लिए। ब्लैक रॉक अब चाइना के भी म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स वगैरह संभालने लग गया है। मतलब एक अमेरिकन कंपनी होने के बावजूद भी चाइना का पैसा काफी हद तक ब्लैक रॉक ही हैंडल कर रहा है। अब लैरी फिंक ने शी जिनपिंग को क्या वादे किए हैं इस डील के बदले, वो तो वो ही जाने। इसके अलावा अभी यूक्रेन में भी ये पहुंच गए हैं उस देश को वापस खड़ा करने के लिए। और दूसरी तरफ रशिया में अभी भी वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स में ब्लैक रॉक ही है। लेकिन ऐसा क्या बिजनेस है इस कंपनी का कि एक पावरफुल देश के बराबर हो चुकी है? क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज तो और भी हैं दुनिया में, फिर इन्होंने ऐसा क्या जाल बिछाया हुआ है कि पूरी दुनिया ही इस ट्रैप के अंदर आ गई है? ब्लैक रॉक का बिजनेस ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर चलता है। ETF में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आपने अपना पैसा बस एक कंपनी को दे दिया और फिर वो अपने हिसाब से उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देंगे। इससे इन्वेस्टर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। मतलब आप किसी एक कंपनी के स्टॉक खरीदने के बजाय आप एक फंड में अपना पैसा लगा रहे हो, जो फिर आगे अलग अलग स्टॉक्स खरीद रहा है। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिटेबल थी शुरू से ही ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर्स के लिए। 1998 में ही ब्लैक रॉक के पास एक अलादीन नाम का सॉफ्टवेयर था। ये सॉफ्टवेयर हर उस इन्वेस्टर से पर्सनल डेटा और इन्वेस्टमेंट की जानकारी इकट्ठी कर लेता जिसने जाने अनजाने में किसी भी तरह से ब्लैक रॉक को पैसे दिए हों। अब जैसे जैसे ब्लैक रॉक के सॉफ्टवेयर में ये इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे ही अलादीन ने हर इन्वेस्टमेंट के नियर परफेक्ट प्रेडिक्शंस निकालने शुरू कर दिए। बेसिकली एक चेन रिएक्शन की तरह है। अब क्योंकि इतने सालों में इस तरह का डेटा मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है ब्लैक रॉक के सॉफ्टवेयर्स में, इसलिए उनके प्रेडिक्शंस और भी परफेक्ट होते जा रहे हैं और ये इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली उनकी ओर खींच लेते हैं। ऑब्वियसली हर कोई मिनिमम रिस्क चाहता है अपना पैसा इन्वेस्ट करते टाइम। इस तरह के सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितना ज़्यादा पैसा ब्लैक रॉक मैनेज करता जाएगा, उतनी ही ये इन्वेस्टर से फीस भी कम लेता जाएगा, जो इन रिटर्न और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब और ज़्यादा पैसा। इसका कोई अंत ही नहीं है। हर चीज़ पर इन गिनी चुनी कंपनीज के शेयर्स बढ़ते जाएंगे
कंपटीशन खत्म होता जाएगा और फिर प्राइस हाइक्स, लिमिटेड चॉइसेस, ये सब इनके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि दुनिया में कितने अरबों लोग होंगे जिनके सिर्फ पेंशन स्कीम का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ऐसे कितने ही लोग और कितने ही अलग अलग स्कीम्स, वो भी कितने ही देशों में, जो ब्लैक रॉक मैनेज कर रहा है। इतना पैसा तो ब्लैक रॉक उन लोगों का संभाल रहा है जिन्हें इस बारे में पता भी नहीं है। अब इतनी पावरफुल कंपनी जो इंडिया के जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा पैसा संभाल कर बैठी है, तो ऑब्वियसली उससे काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जुड़ी हुई हैं। कहीं ये कोई इल्यूमिनाटी वगैरह तो नहीं है? और जो पावरफुल ज्यूज वाली थ्योरी है कि वो ही इस दुनिया को एक्चुअली चलाते हैं, कहीं वो सच तो नहीं है, कंसिडरिंग लैरी फिंक भी एक यहूदी है। खैर, इस साल इंडिया में ब्लैक रॉक ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से हाथ मिला लिया है। इस जॉइंट वेंचर का नाम है जियो ब्लैक रॉक, जिसमें दोनों कंपनीज करीब 150 मिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करेंगे। इसका गोल है इंडिया में नई टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस लाना। बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजीज और तरीके जिससे करोड़ों भारतीयों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना आसान हो जाए। इसके टारगेट कस्टमर्स मेनली मिडिल क्लास ही हैं। इंडिया में आज भी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर उतनी नॉलेज नहीं है लोगों में, और प्रोसीजर्स भी उतने आसान नहीं है समझने के लिए। इतनी हेवीली इन्फ्लुएंशियल कंपनी 50% स्टेक के साथ इंडिया में एंटर कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह के वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।